राजस्थान के भरतपुर जिले में अवैध खनन रोकने की मांग गहलोत सरकार ने पूरी कर दी है। साधुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र में चल रही सभी तरह की खनन को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर के पसोपा और आसपास के गांव से आए साधु, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तुरंत फैसला कर उस क्षेत्र की सभी वैध खनन गतिविधियां बंद कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस जमीन को वन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने पसोपा में ब्रज क्षेत्र के पर्वतों की रक्षा करने के लिए और विभिन्न विकास कार्यों के लिए अपनी मांगें रखी थी, जिनमें मुख्य रूप से क्षेत्र में पर्यटन और विकास की संभावनाओं से संबंधित मांगें शामिल थी। दरअसल साधु समाज के लोग पिछले 550 से ज़्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन में विजयदास नाम के साधु ने खुद को आग लगा ली थी, जिसके बाद दिल्ली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सीएम अशोक गहलोत ने विजयदास की मौत पर भी दुख जताया है। आईएनएस रिपोर्ट। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद गंगा और सोलानी नदी उफान पर है। हरिद्वार के भीमगोंडा बैराज से गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से लक्सर के कई गांवों में किसानों की फसल जलमग्न हो गई। किसानों का कहना है कि गंगा नदी में पहाड़ों का मटमैला पानी आ रहा है। पानी से गंगा के किनारे के खेतों में खड़ी धान, गन्ना और चारे की करीब 1,500 बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। जो फसल को प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी का जो उबाल पड़ेगा, ये गंगा में फसल में जाएगा और फसल जो सारी दब जाएगी। उधर लक्सर के कलसिया, बालावाली, डुमुनपुरी, पंडितपुरी समेत कई गांवों के संपर्क मार्गों पर कई फीट पानी भर गया है। हालांकि पानी कम होने के कारण गांव में ग्रामीणों की आवाजाही पर असर नहीं पड़ा है। और बंदा जो हो तटबंध टूट ही रहा कई जगह, इससे गाँव में भी पानी जाएगा। फसल में तो जाएगा ही जाएगा, पर गाँव में भी जाएगा। वहीं जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन भी अलर्ट है। प्रशासन ने गंगा और सोलानी के आसपास के 30 गांवों को अलर्ट कर दिया है, जिनमें मोहम्मदपुर, मथाना, सहीपुर, सोमपुरी, गंगदासपुर, डुमनपुरी, पंडितपुरी, आलमपुरा, शेरपुर बेला, चंद्रपुरी और नाईवाला कलसिया शामिल हैं। आईएनएस रिपोर्ट। शिवसेना के सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की तरफ से यह एक्शन रात 12 बजे लिया गया। गिरफ्तारी से पहले संजय राउत से लंबी पूछताछ चली। संजय राउत के खिलाफ ये कार्यवाही पात्रा चौल घोटाले के मामले में हो रही है। उनके भाई सुनील राउत ने आरोप लगाया है कि ये गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। रविवार की सुबह 7 बजे ईडी के अधिकारी सीआईएसएफ के साथ भाटुम्ब स्थित संजय राउत के घर पहुंचे। उन्होंने यहां करीब 9 घंटे तक छापेमारी की। ताज़ा जानकारी के मुताबिक संजय राउत के घर से ईडी ने 11.50 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। वहीं ईडी के सीनियर ऑफिसर भी देर रात दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद संजय राउत ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वह झुकेंगे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झूठ सबूत गढ़कर ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। वहीं ईडी ने संजय राउत पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक जब उन्हें जांच एजेंसी ने अपने साथ ईडी ऑफिस चलने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि वे मौजूद सांसद हैं। उन्होंने 7 अगस्त तक का समय मांगा था। ये पूरा मामला मुंबई के पात्रा चौल घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि इस पुनर्वास योजना के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को सीधे आरोपी बनाया गया। ईडी ने इससे पहले प्रवीण राउत और संजय राउत की पत्नी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया था। एजेंसी का दावा है कि घोटाले के तहत करीब 1,000 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। आईएनएस रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने विधायकों को जान से मारने की धमकी देने और उनसे रंगदारी मांगने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के आईजीपी सतीश बालन ने कहा कि राज्य के 4 विधायकों को
कई फ़ोन नंबरों से 24 से 28 जून तक ऐसे कॉल आए थे जो पश्चिमी एशियाई देशों से थे और पाकिस्तान से संचालित थे। आईजीपी ने बताया कि पंजाब के कुछ पूर्व विधायकों को भी इन नंबरों से ऐसे ही धमकी भरे कॉल आए। फ़ोन करने वाले ने उनसे मुंबई के लहजे और पंजाबी में बात की। उन्होंने बताया कि गिरोह के 2 सदस्यों बिहार के रहने वाले दुलेश आलम और उत्तर प्रदेश के बद्रे आलम को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 अन्य अमित यादव, सादिक अनवर, सनोज कुमार, काश आलम को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। आईजीपी ने बताया कि उनके पास से 25 एटीएम कार्ड, 24 मोबाइल फ़ोन, 56 सिम कार्ड, 22 पासबुक और चेकबुक, 3,97,000 रुपये, एक एसयूवी कार, 3 डायरियां और एक रजिस्टर बरामद किया गया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने ये मामला एसटीएफ को सौंप दिया था। आईएनएस रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पार्थ चटर्जी के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही। इस बीच अब मामले में नया खुलासा हुआ है। अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी साउथ कॉम्प्लेक्स में 4 बड़ी लग्जरी कार गायब हो गई हैं। ईडी के अधिकारियों ने 22 जुलाई को टॉलीगंज स्थित आवास से पहली बार खजाना बरामद किया था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स में अर्पिता मुखर्जी के लिए 5 पार्किंग स्लॉट रिजर्व किए गए थे। रिकॉर्ड के अनुसार 22 जुलाई की शाम तक 2 मर्सिडीज बेंज गाड़ी, एक होंडा सिटी, एक होंडा CR-V और ऑडी A4 समेत 5 गाड़ियां खड़ी थी। ईडी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि जब तक उन्होंने 23 जुलाई को तलाशी और रेड खत्म की, तब तक 5 में से 4 गाड़ियां गायब हो गई थी और सिर्फ एक सफेद रंग की मर्सिडीज बेंच मिली थी, जिसे जब्त कर लिया गया था। लेकिन बाकी 4 कारों का सुराग नहीं मिला है, जिन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। ईडी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। ईडी के अधिकारी लापता गाड़ियों में नकदी, सोना और अन्य जरूरी दस्तावेज होने की बात कर रहे हैं। ईडी के मुताबिक जब उन्होंने अर्पिता को गिरफ्तार किया, उसके बाद रातों रात अचानक से उनकी 4 लग्जरी कार गायब हो गई थी। चमोली का भला गांव कई सालों से सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। सीमांत घाटी के इस गांव में सालों से सड़क नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सड़क बनाने का ऐलान तो शासन प्रशासन ने किया है, लेकिन आज तक वो सड़क बनी नहीं है। बहुत सारे समस्या से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जो पुल रोड को तो उन्होंने जो है कि उद्घाटन तक कर दिया, तो लेकिन अभी तक भी रोड नहीं पहुँच पाई, क्योंकि ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा था इनका। बाकी सरकार का कोई काम का कोई वो नहीं है। खाली उद्घाटन किया और खाली गांव वालों को दिखाने के लिए, और उसके बाद उन्होंने चुनाव मुद्दा बना करके ये काम जो ऐसे ही छोड़ दिया। बारिश के मौसम में लोगों को कच्चे रास्ते से अपने रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए जाना पड़ता है, जहां जान का ज्यादा खतरा है। बारिश के मौसम में चट्टानों से पत्थर गिरने से आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद अभी तक सड़क का कोई कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण आजकल बरसात के टाइम पे हमें उस वीरान रास्ते से जाना पड़ रहा है, जहाँ से ऊपर से पत्थर आते हैं। और क्योंकि हमारे गांव में काफ़ी लोग बीमार होते हैं, तो उसे उस पथरीले रास्ते से ले जाना पड़ता है मार्केट की ओर, जहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए इलाज हो सके। तो अभी तक शासन प्रशासन ने हमारे प्रति ध्यान नहीं दिया है। 1 साल पहले गांव तक मुख्य सड़क का उद्घाटन किया गया, लेकिन मामला उद्घाटन तक ही सीमित रह गया और आज भी भला गांव के लोग कई किलोमीटर तक कच्चे रास्ते से पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। आईएनएस की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.